नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज चर्चा ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी का खेल क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों नहीं समझ पाए? गोदी मीडिया चलाने लगा था, इंडिया अलायंस बिखर गया ममता बनर्जी के एक फैसले से। आज भी आप गोदी मीडिया पर हेडलाइंस ये देख सकते हैं, चाहे उनके पोर्टल पे चाहे चैनल पर। इंडिया अलायंस बिखर गया, ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस के फैसले को किनारे किया और नीति आयोग की बैठक में पहुंचे। लेकिन ममता की राजनीति अखिलेश और राहुल से बड़े लंबे समय से चली आ रही है और बहुत लंबा संघर्ष किया है। जो ममता रणनीति अपना सकती हैं, इस देश में कई बार हम लोग विश्लेषण करते हैं कि अगर मोदी को उनके स्टाइल में कोई जवाब दे पाता है और पटकनी दे पाता है, सियासी पटकनी, तो ममता बनर्जी। फिर दिया है, जोरदार दिया है, चोट भी आई है, एक्सपोज भी हुए हैं और लोकसभा के बाहर यानी सदन के बाहर ओम बिरला और जगदीप धनखड़ वाली छवि भी नजर आ गई है। यानी अब ओम बिरला या जगदीप धनखड़ एक व्यक्ति नहीं है, ये विचार हैं, ये सदन में ही नहीं मौजूद होते हैं, किसी भी मीटिंग में मौजूद हो सकते हैं। अब ये सारा ये व्यक्ति विचार का जो उलझन है, इसको सुलझाने के लिए जोड़िए कंट्रोल रूम भाऊ। बंगाल से आई 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बायकॉट कर दिया, पूरे विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। विपक्ष से इकलौती मुख्यमंत्री नीति आयोग के बैठक में पहुंचती हैं ममता बनर्जी, लेकिन तमतमा के बाहर निकलती हैं, कहती हैं अब जिंदगी में नहीं आऊंगी, इतना अपमान हुआ है, ये पूरे विपक्ष का अपमान है, ये सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है, सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान। वो वाईएसआर भी हो सकती है, वो बीजेडी भी हो सकती है, अपमान तो चंद्रबाबू और नीतीश का भी हो सकता है क्योंकि क्षेत्रीय ही है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तो ये भी नहीं है। सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान हुआ है। माइक बंद किया गया है, यानी माइक बंद करने के लिए बिरला या धनखड़ का होना जरूरी नहीं है, माइक बंद हुआ है। ये सारा कुछ व्यक्ति नहीं विचार बन गए आज ओम बिरला और धनखड़। ये सब जो हुआ है, पहले एक बार आपसे आपके पास आएंगे, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं ममता बनर्जी ने क्या बोला, जरा सुनवा दीजिए कंट्रोल रूम भाव को एग्जैक्ट हुबहू वर्ड, क्योंकि आज दूर बैठे हैं थोड़ा। बैठक करके आई इसी के लिए कि जब चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला उसको 20 मिनट बोलने दिया, असम का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला, वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। I said this is unfair. Only one from opposition side. Only I am presenting here. I am attending this meeting because of the greater interest that we know that cooperative federalism should be strong, strengthened. You are political bias. You are not giving the proper attention to different states. Even budget also, this political bias budget. You give special attention to some state. I don't have any problem. But why don't you आपने क्यों डिस्क्रिमिनेट किया है? मैंने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद में मैंने बोला देखिए मैं हर स्टेट के लिए बोल रहा हूँ, जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। ये नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, नहीं तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी, then how the country will run? When you are in power, you have to take care for all. You cannot discriminate between boys and girls. मैंने जो बोलना एक ने बोला है, उसका बाद में बस मेरे माइक स्टॉप कर दिया। माइक स्टॉप कर दिया, लेकिन माइक स्टॉप करने से पहले ही भरी मीटिंग में बेइज्जत तो कर ही दिया कि नीति आयोग करेगा क्या, इसके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, इससे अच्छा योजना आयोग था। तो लानत मलानत बेइज्जत तो कर ही दिया। बाबू, क्या ममता बनर्जी की जो कल से प्रचारित किया जा रहा था कि इंडिया अलायंस टूट गई,
ये पूरी रणनीति थी आज नीति आयोग की बैठक में मोदी को एक्सपोज करने की। देखिए आशीष, इंडिया गठबंधन टूट गया ये पहले दिन से बात होती है। जब नीतीश ने पहली बार पटना में मीटिंग ली, उसके बाद कोई आदमी कहीं तीसरी तरफ देख के छींक दे, इंडिया गठबंधन टूट गया। कोई तेजस्वी कार से जाते जाते कोई पोस्टर की तरफ देख के मुंह टेढ़ा करे और पोस्टर पे राहुल गांधी है, तो इसका मतलब अब इंडिया गठबंधन टूट गया। तो गोदी चैनलों ने तो इंडिया गठबंधन तोड़ने की सुपारी ली थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ही ये टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी बंगाल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, लेफ्ट, बीजेपी, तृणमूला सब आमने सामने, इसके बावजूद इंडिया गठबंधन बना हुआ है। इस आज के इस मीटिंग को मेरे हिसाब से यदि सरकार इसको बेहतरीन स्कोरिंग पॉइंट मान सकती, आज ममता को आधा घंटा देती बात करने के लिए, हाँ, और फिर बताती, मैसेज देती कि विपक्ष ने जानबूझ के एक राजनीति के तहत इसको बायकॉट किया, जबकि हम सबको साथ लेके चलने की बात करते। पूछिए, ममता बहन आई थी, दीदी को पूरा टाइम दिया गया, दीदी की बात सुनी गई, दीदी खरी खरी बात सुनाएगी, दीदी सवाल उठाएगी, सुनने में क्या हर्ज है? मानना न मानना आपकी बात है, लेकिन सुन तो लीजिए। 100 गालियां तो श्री कृष्ण ने भी सुनी थी, आपको सुनने में इतनी तकलीफ क्यों? ये तानाशाही रवैये से नीचे आने को तैयार नहीं। मोहन भागवत जी ने 10 बार बोला तो भी इनका अहंकार कम नहीं होता। नीति आयोग की औकात कुछ नहीं है, ये बात वाइस अपने बीएसआर की जो सुप्रीमो है राव साहब ने, चंद्रशेखर राव ने पहले भी बोल दिया था। मुझे याद है कि एक मीटिंग का उन्होंने बहिष्कार करते हुए एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि नीति आयोग जो सुझाव देती है, जब केंद्र सरकार उसको मानता ही नहीं तो फिर नीति आयोग की बैठक में जाने का मायने क्या है? और उन्होंने उदाहरण दिए थे कि मेरे यहाँ जो जल पानी की जो योजनाएं मैंने ऐतिहासिक बनाई, उसके लिए नीति आयोग ने बेस्ड योजना समझकर उसको केंद्र सरकार को फंडिंग करने के लिए कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक ढेले भर का पैसा नहीं दिया, हमने अपने बलबूते पे किया। जब नीति आयोग के सुझाव को सरकार मानती ही नहीं, केंद्र सरकार, तो फिर हमें जाने से और टाइम वेस्ट करने से मतलब क्या है? आज ममता दीदी ने क्या कहा कि नीति आयोग के पास फाइनेंशियल पावर ही नहीं है। वो एक सजेशन देती है। मोदी जी जब संघ की सजेशन को नहीं मानते, अपने साथी लोगों के सजेशन को नहीं मानते, कैबिनेट के मंत्रियों के, मोदी जी जब जिन बैसाखियों पे खड़े हैं उनके सजेशन नहीं मानते, तो फिर मोदी जी से अपेक्षा क्या करें? इसलिए सभी विपक्षी दलों ने, मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया, लेकिन दीदी गई वो एनडीए का टूट, वो इंडिया गठबंधन की टूट नहीं थी। शायद हम सबसे ज्यादा दीदी नरेंद्र मोदी जी को जानती है। हाँ, वो जानती थी कि मैं अंदर जाऊंगी और ये अपना कांड किए बगैर नहीं रहेंगे और मुझे एक स्कोरिंग पॉइंट मिलेगा। आज यदि 10 मिनट गोवा को मिलते हैं, 10 मिनट छत्तीसगढ़ को मिलते हैं, तो इन दोनों राज्यों को मिलके भी बंगाल बड़ा है। हाँ, हाँ, काफी यकीनन बड़ा है। काफी बहुत बड़ा है, हम्म, बहुत बड़ा है। चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट देते, चलो आपकी बैसाखी है, डर के मारे आपने दे दिए, तो भाई आंध्र प्रदेश से भी बड़ा बंगाल है, हाँ, तो उस बंगाल में तो आपको टाइम देना चाहिए। उसने क्या किया? उसने कहा कि मेरे यहाँ 3 योजनाएं आपने बंद करके रखी है, उसको शुरू करिए। चुनाव एक प्रतियोगिता होते हैं, ये संघ चालक कहते हैं। मैं तो उन्हीं की बात करता हूँ, भाई अपनी बात क्या करें? हम तो घोषित
पाकिस्तानी और चाइनीज हो गए हैं, देशद्रोही हो गए हैं। तो हम संघ चालक की तो बात करें कम से कम। संघ चालक ने कहा चुनाव एक प्रतियोगिता होती है और एक हारता है और एक जीतता है। तो विपक्ष और पक्ष नहीं होता, या पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। और जब पार्लियामेंट में बैठेंगे तो पूरे देश की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी उन 12 लोगों का अपमान कर रहे हैं, 12 सांसदों का, जो बीजेपी ने जितवा के भेजे हैं, जो बंगाल की जनता ने भिजवा के भेजे हैं। मोदी जी उन तमाम मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं जो 73 विधायक बीजेपी के बैठे हुए हैं। कभी आप बंगाल तोड़ने की बात करते हो, योजनाएं ठप कर देते हो। एक योजना का पैसा आपने इसलिए रखा क्योंकि राशन की दुकान पे मोदी जी का फोटो नहीं लगा। अपना फोटो लगना महत्वपूर्ण है कि उन लोगों के, गरीब के पेट में भोजन जाना महत्वपूर्ण है? ये तानाशाह नहीं तो क्या है? ये कहां का प्रजातंत्र है और कहां का प्रधानमंत्री है? मेरा सवाल है। माइक बंद कर देते हो, बोलने नहीं देते हो। अरे अकेली तो थी विपक्ष की नेता, बाकी तो तमाम दरबार में मुजरा करने वाले लोग थे। एक आवाज भी आपको पसंद नहीं, यदि विपक्ष की एक आवाज भी आपको पसंद नहीं, तो फिर आप क्या एक पार्टी राज चाहती इस देश में? क्या जेपी नड्डा जो बोल चुके हैं पहले कि राजनीतिक क्षेत्रीय दलों का यहाँ कोई काम नहीं है, हम उनको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन पूरा कुनबा अस्मिता से जीता है। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं तो गुजरात के लोगों का गर्व है, वो अस्मिता है कि हमारा प्रधानमंत्री है। गुजरात की अस्मिता है, महाराष्ट्र की है, बंगाल की है, उड़ीसा की। अब अपने आप को थोपने के लिए यदि उस अस्मिता को भी आप डाका डालोगे तो रिएक्शन होगा। और आज तमाम जनता के बीच में दीदी को सुनने के बाद ये मैसेज गया कि बाकी दलों ने सही किया जो मुख्यमंत्री नहीं गए। हाँ। हम्म, हम्म। जाके समय वेस्ट होता। क्या करेंगे? और विषय क्या थे? हास्यास्पद है ये। विषय था केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय, हम्म, 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 टारगेट गोल 2047, 25 साल आगे क्या होगा इसकी रणनीति को तय। 2047 में देश विकसित होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि एनडीए की सरकारें जहां है वही विकसित हो गई? आधे से ज्यादा देश मोदी जी के हाथ में नहीं है। तो वो क्या फिर दक्षिण भारत यदि अपना अलग देश मांगते हैं तो फिर इस मांग को पैदा करने का श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को। हम्म। यदि दक्षिण भारत की आप ऐसी प्रताड़ना करते रहे क्योंकि वो आपका साथ नहीं देते, तो क्या शुभेंदु अधिकारी ही आपके ज्ञानदाता हो गए हैं? उनका बोला हुआ ब्रह्म वक्तव्य हो गया है, गीता के शब्द हो गए हैं। जिनने हमको मतदान दिया उन्हीं का हम केयर करेंगे, बाकी की हम केयर नहीं करेंगे। हम उन्हीं के लिए काम करेंगे जिनने हमको मतदान दिया। सांसद पूरे जिले का होता है और चुनाव के बाद वो भूल जाता है, इस मोहल्ले ने वोट दिया, इस मोहल्ले ने वोट नहीं दिया। यदि ऐसी बदले की भावना से बात होती रहेगी तो फिर देश कभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। तो फिर आपको सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को देना चाहिए, उन्हें 29 की 29 सीटें दी आपको, गुजरात से भी ज्यादा। आपको दिल्ली पे मेहरबान होना चाहिए, दिल्ली के 7 की 7 सीटें आपके पास आ गई, लेकिन आपने दिल्ली को भी जूता मारा क्योंकि वहां विधानसभा आपके पास नहीं। जहां विधानसभा आपके पास है और लोकसभा आपके पास है, दोनों आपके पास है, मध्य प्रदेश, वहां भी आपने जूता मारा, वहां भी कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपको किसी की सुनना नहीं है, आपको किसी के बारे में बात नहीं करनी है, आपको मात्र अपना सोचना है कि मैं 2029 में चुनाव कैसा जीतूं, आने वाले 3 राज्यों में मैं चुनाव कैसा जीतूं।
प्रश्न ये है। आज अच्छा, दीदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला, लेकिन क्या होता है, दीदी कैलकुलेटेड थी। हाँ। दीदी को पता था ये गलती करेंगे। दीदी को पता था कि आज मैं हेडलाइन बनूंगी। मजा लेकिन आता कि एक बाकी इंडिया के लोग जाते और सामूहिक बहिष्कार होता कि दीदी को बोलने नहीं दिया, हम बहिष्कार करते। नहीं, एक मजा आता। बात जो 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 पिछले करीब 1 महीने से बीजेपी सफाई देने में लगी, सफाई देने में, झूठी सफाई देने में, कि ये विपक्ष ने एक भ्रम फैलाया था संविधान को लेकर के कि संविधान बदल देंगे। क्या इस 1 महीने की नैरेटिव को जो गढ़ रहे थे, झूठ गढ़ रहे थे भाजपाई, ममता बनर्जी ने आज 1 मिनट के अंदर उसको भी धराशायी कर दिया। क्योंकि एक संदेश और गया कि ये 370 पे होते तो माइक, अभी तो बंद हो रहा है माइक, तब माइक भी नहीं होता, तब फिर अरे वाकई तब तो, संविधान नहीं, अरे वो तब तो बुलाया ही नहीं जाता। तब बुलाया नहीं जाता। बोलते इन मुख्यमंत्रियों का कोई जरूरत नहीं हमको, हाँ, और बाकी मुख्यमंत्री भी हम 3-4 लोगों को बुलाएंगे और हम तय करेंगे 2047 में क्या होगा। तुम्हें कोई अधिकार नहीं सोचने का, न बोलने का। हाँ। होंगे मुख्यमंत्री, अपने राज्य में होंगे, ये देश हम चलाएंगे। लगातार जो चीजें हो रही है, दुकानों पे आगे नाम लिखना, ये संविधान की अवहेलना थी। मस्जिदों को ढकना, मतलब कोई मस्जिद देख लेगा कार सेवक, अपवित्र हो जाएगा। आज ही खबर आई है, मजार और मस्जिदें ढकी गई हैं। ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और इससे और कुछ नहीं आशीष, मैं प्रताड़ित होता हूं क्योंकि मेरा हिंदू धर्म अपमानित होता है। ये धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, इनने मेरे धर्म को बदनाम करना शुरू कर दिया। मेरे भगवान श्री कृष्ण तो रसखान के गानों पे भी इतराते, और इनका बस चले तो ये उसको मार डाले कि तुमने श्री कृष्ण का नाम कैसा लिया मुंह से अपने, वो हमारे भगवान है। ये कौन से हिंदू है, कौन से वेद उपनिषद पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं? जो किताब बाबा साहब आंबेडकर ने जलाई, यदि उसी किताब के भरोसे ये हिंदू धर्म चलाते रहेंगे तो ये हिंदू धर्म सकड़ जाएगा, सुकड़ जाएगा। आज इस हमारे धर्म पे कितने आक्रांताओं ने आक्रमण किया, लेकिन हिंदू धर्म हिमालय जैसा खड़ा रहा, क्योंकि एक विस्तृत धर्म था वो। तो ये संविधान वैसा नहीं बदल पा रहे तो ऐसा बदल पा रहे हैं। एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को यदि बोलने नहीं दिया जाता तो बुलाते किस लिए हो? और मुख्यमंत्री को 5 मिनट देकर आप 2047 का भारत की रचना करेंगे। ये माइक बंद करने वाला कल्चर क्या आ गया, माइक बंद करने ये का कल्चर। माइक बंद करने का कल्चर, ये बहुत ही घिनौना कल्चर है और ये अपमानित करने वाला कल्चर है। ये कल्चर लोकसभा से शुरू हुआ, राज्यसभा में स्प्रेड हुआ, और मतलब निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। स्पीकर महोदय कहते मेरे हाथ में थोड़ी ना है माइक बंद करना। वो है किसके पास बटन, वो जरा पता करवाना है भाऊ, वो बटन किसके पास है? वो वहां पर भगवान राम के पास है या प्रधान कल कल भोलेनाथ के पास? स्पीकर साहब, कल स्पीकर ये कहेंगे गाड़ी मैं थोड़ी चलाता हूँ, हाँ, लेकिन जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसको इंस्ट्रक्शन तो आप देते हो हाँ, कि अभी अपने को हाँ। कोठी पे चलना है, आज जयपुर जाना है, कोटा जाना है, प्रधानमंत्री जी निवास जाना है, राष्ट्रपति जी को मिलने जाना है। कि आपका ड्राइवर ही तय करता है कि आज साहब को चलो बंगाली मार्केट में छोले भटूरे खिलाएं, और इधर किधर लेके आया, चलो साहब मैंने सोचा छोले भटूरे खाओ। तो ये माइक ऊपर जो कंट्रोल करते हैं उनको निर्देश कौन देता है? आप ही के तो निर्देश पे होते हैं महामहिम, लोकसभा के कस्टोडियन है वो। तो वहां का कल्चर राज्यसभा में आया। राज्यसभा के हमारे धनखड़ साहब अपने आप को कोस रहे होंगे
कि हे भगवान, हे महाप्रभु, हे जगन्नाथा, ये माइक बंद करने का आइडिया मुझे क्यों नहीं आया पहले? पहले आता तो एक स्कोर और बढ़ जाता मुझे राष्ट्रपति बनने के लिए। आतुर हूं। 24 घंटे 40 डिग्री में झुका रहता हूं, हर एक के सामने नतमस्तक होते रहता हूं। अब नीति आयोग को लगा कि नहीं, माइक बंद करने इज अ गुड आइडिया, तुरंत करो। अरे यहाँ तो मोदी जी मौजूद थे आज। हाँ, तो भी साउंड वाले ने साउंड वाला जो टेंट हाउस बुक हुआ था, जहां साउंड आया था, वो अपने मन से बंद कर दिया। हाँ, मैं यही, यदि ये कहते कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, तो वो जो टेंट हाउस वाले ने माइक लगाया होगा, ऑडियो सिस्टम लगाया होगा, शायद उसको बंगाल के रसगुल्ले से दुश्मनी होगी, बंगाली मिठाइयां पसंद नहीं होगी, इसलिए उसने बंगाल की भड़ास दीदी पे निकाली। यही रेफरेंस निकालूंगा मैं, अब इससे ज्यादा तो मुझे कुछ मिलता नहीं। मतलब हास्यास्पद है, एक घिनौनी वाकई बात है। हास्यास्पद ही बना दिया पूरे मतलब स्थिति को। इस देश में शासन सत्ता संस्थान एजेंसियां जैसे चल रही हैं, वो वाकई ममता जी हास्यास्पद ने, बना दिया। ममता जी का वक्तव्य आप ठीक से सुनो, क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि आपने 2 राज्यों को दिया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसमें। हाँ। बड़ा दिल दिखाया। आप बिल्कुल दे दीजिए, उनको जरूरत है, बिल्कुल आप दे दीजिए, लेकिन महामहिम बाकी भी तो हम हैं, हम पे भी तो मेहरबानी करिए। हम विपक्ष में हैं इसलिए आप हमको नहीं देंगे, ये तो अन्याय होगा, सरकार तो ऐसी नहीं चलेगी। ममता की ये मैच्योरिटी है कि जिनको आपने दिया उस पे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपने आंध्र को दिया, दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। आपने बिहार को दे दीजिए, जरूरत है, बिल्कुल दे दीजिए, लेकिन थोड़ा बंगाल की तरफ भी देखिए, थोड़ा हिमाचल की तरफ देखिए, कर्नाटक की तरफ देखिए, तमिलनाडु की तरफ देखिए। आप रगड़ देंगे और फिर कहेंगे कि नहीं, दीदी काम नहीं कर रही, हम तो पैसे भेज रहे हैं, दीदी खर्चा नहीं कर रही है। भेजो ना पैसे। मतलब पार्लियामेंट के पटल पे भी झूठ बोलते हुए नेता, ये मैंने सिर्फ ये 2014 के बाद ही बड़ा परिवर्तन देखा। नहीं तो बड़े से बड़े स्कैंडल हमने देखे, हमने बहुत उलट-पलट देखी, हमने बच जाती हुई सरकारें देखी, लगातार अविश्वास प्रस्ताव का फेरा झेलने वाली सरकारें देखी, अल्पमत की सरकार देखी, बहुमत की सरकार देखी। सारी सरकारों में पटल पे झूठ नहीं बोलते थे, सदन पे जो थे वो एक्सेप्ट करते थे कि हाँ, गलती हो गई। लेकिन यहाँ अब तो तो झूठ बोलने अब की तो और भी मतलब अब बना है भाऊ। अब तो अगर सच बोलो तो उसको रिकॉर्ड से ही बाहर कर दिया जाता है कि हाँ, रिकॉर्ड से सच बाहर को करो। रिकॉर्ड से वो अब मतलब सदन सच की बोलने कार्रवाई की, नहीं कर सकते। सच बोलने की मनाही ही हो गई है मानो। हम्म। मैं कह रहा था कि झूठ बोलने की ये नई चीजें मेरे को शॉक करती है, और आपने सही पॉइंट आउट किया। अरे झूठी बोला जाएगा क्योंकि सच को आउट ऑफ एक्सपंज कर दिया जाता है, रिकॉर्ड हटाया जाता है। मोदी का नाम लेते हैं, मैं अभी इधर कार्रवाई देख रहा था, मोदी का जैसे ही नाम लिया जाता है, हमारे बिरला जी वाकई स्पीकर के पद पर इस व्यक्ति के बैठने के बाद किसी और को बैठने से पहले सोचना होगा। मोदी का नाम लेते ही आदमी सुनता भी नहीं है कि विपक्ष का नेता कहीं मोदी जी की तारीफ कर रहा हो तो सुन ले। जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने नो 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 नो, मतलब विपक्ष वाले मोदी बोले जैसे मुंह से निकलता है नो नो नो, ये गजब तमाशा बना रखा। आशीष जी, इस गैर पारंपरिक असंवैधानिक काम के लिए ही उनको दूसरा टर्म मिला है। उनका दूसरा टर्म इसलिए नहीं मिला कि पहले टर्म में बहुत झंडे गाड़ दिए उन्होंने। मैं कह रहा था कि स्पीकर का जब स्पीकर का इतिहास लिखा जाएगा भारतीय स्पीकरों का, तो बिरला जी का अध्याय काले पन्नों में लिखा जाएगा। अब वो काले पन्ने 2 टर्म के हो गए। 2 पन्ने लिखे जाएंगे। 2 पन्ने लिखे जाएंगे। खैर इस आज की चर्चा में 2 बातें हैं, अंत होते होते जहां पर हम पहुंचे हैं।
ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ममता के ही पाठशाला में पढ़े हुए हैं। इन दोनों ने पिछले एक सप्ताह में दोनों ने इस दिल्ली को हिला दिया है। एक ने संसद के भीतर वो माइक बंद करने वाले सिस्टम पर पूरा का पूरा सिस्टम को मतलब धज्जियां उड़ा दी। कहा भाई साहब आप नेहरू की बात करोगे और हम 2016 की भी बात न करें, हम नोटबंदी की भी बात न करें। जो भाषण दिया वो भाषण या, मुझे लगता है कि पिछले एक डिकेड में कोई ऐसा सांसद लेकिन रहा। हाँ लेकिन कोई हाँ दूसरा स्पीकर हाँ जिसको थोड़ी लज्जा होती, हाँ शर्म होती, तो हम्म, चेयर से उठ के अंदर जाता कि बोलता कि आज तो मैं हाउस को फेस नहीं करूंगा, बिल्कुल बहुत ये बात गलत बिल्कुल हादसा हो सही। गया। हाँ लेकिन वो इतनी, मतलब मैंने बोला ना, निर्लज्जता का इतना बड़ा कलश है कि वो हंस रहे थे उस पे। उन्होंने कहा कि अभी आपने कहा कि हाँ नोटबंदी बहुत पुरानी हो गई, उसके बाद चुनाव हो गए। हाँ इमरजेंसी के बाद कितने चुनाव हुए? हाँ, इमरजेंसी की आज भी आप चर्चा करते हैं इमरजेंसी पे, आप ही स्वयं ओपनिंग इसकी करते हैं। ओपनिंग कर रहे हैं। आप इमरजेंसी को याद करते हैं इतने सालों के बाद, और हम नोटबंदी को याद करें तो तकलीफ होती है। हैं करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने ममता दीदी का नाम लिया, तो बोला हाँ, नहीं, जो सदन में नहीं है उनका नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू कौन से सदन में खड़े हैं? आप जवाहरलाल नेहरू का 10 बार मान नाम लेते हैं तब नहीं, बोले ये भी नाम निकाल दूंगा और वो भी नाम निकलवा दूंगा, वो भी मैं एक्सपंज करवा दूंगा। हाँ, तो आप आज क्यों एक्सपंज करवा रहे हैं, तभी क्यों नहीं करवाया? हम्म, ममता का उच्चारण हुआ तो अब आप जवाहरलाल नेहरू को भी निकालने को तैयार है। हम्म, लेकिन इतने दिनों से जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड पे थे। निर्लज्जता का कलश हो गया, और मुंह पे तमाचा पड़ता है तो ये हंसते हाँ हाँ, हंसते ये कला है इनमें। खैर ये यही कला चर्चा हम इनमें। लोग कि ये भतीजे ने मतलब ऐसी ट्रेनिंग दी है ममता ने कि भतीजे ने भी पूरा दिल्ली हिला के रखा हुआ है। और आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव शायद ये समझ ना पाए हूँ क्षणिक रूप से, या हो सकता है ममता बनर्जी बता भी चुकी हूँ कि भाई तुम लोग अपना काम करो, मैं जा रही हूँ। क्योंकि ममता की राजनीति का इस देश में हम लोग कई बार, हम और भाऊ जब चर्चा किए हैं इस डिबेट में, कई बार भाऊ कहते हैं कि इस देश में अगर मोदी के अंदाज में जवाब दे करके पटकनी देने वाला कोई है तो ममता बनर्जी है। आज फिर और साबित किया उन्होंने वो लगातार लोकसभा, लगा। विधानसभा, लोकसभा, हाँ, लगातार। बार बार बाकी सब लगातार। जगह बार बार हाँ लगातार, हर बार 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 लगातार, हर बार। हाँ, हर बार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल विधानसभा में पटक नहीं देता है, हाँ, लेकिन लोकसभा में मार खाते हैं। मार खा जाता है। हाँ, हाँ, कांग्रेस वाले किसी का साथ मिले तो पटक नहीं देते, अकेले जाते तो मार खा के आते। हम्म, अखिलेश जी कभी विधानसभा में मार खाते तो लोकसभा में रिप्लाई देते हैं। हम्म, लेकिन विधानसभा दे जूते, लोकसभा दे जूते, स्थानीय फिर निकाय विधानसभा तक भी दे जूते, फिर नहीं, लोकसभा दे जूते। हाँ स्थानीय निकाय तक। हाँ, तो रोज यही रोज गवर्नर सामने, रोज ईडी, सीबीआई, गवर्नर, चारों तरफ से मार। और ये बंगाल शेरनी विभाजन, बनी हुई है। बंगाल बंगाल विभाजन। विभाजन, मुस्लिम, हम्म, सारे आरोप, नकली वीडियोज इंट्रोड्यूस करना। हम्म, संदेश खाली का मामला बताइए आप, हम्म, क्या प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग थी? क्या? हाँ, ये सारा करने के बाद भी अकेली महिला, इंडिया गठबंधन के भरोसे नहीं, अकेली अकेले अकेले। डट के लड़ी है। और अकेली तो लड़ती है, और दूसरे राज्यों में जाके ढांढस भी बनाती है, बांधती है। बता दी ना। हाँ, और दिल्ली आती है तो अरविंद केजरीवाल की वाइफ को मिलती है, चिंता ना करो, वी आर विथ यू। हम्म, अखिलेश को भी समझाती है। मुंबई में जाती है तो बोलती है चुनाव की चिंता मत करो, मैं आऊंगी प्रचार करने, उद्धव जी, लेट अस हम्म, फाइट। हम्म। क्या गजब की मतलब गजब की कैपेसिटी, नहीं नहीं, इस मामले में तो भाऊ इस गजब कार्यक्रम की में फाइटिंग स्पिरिट। हम लोग मतलब सभी राजनेताओं। बंगाल ही पैदा कर सकते हैं ऐसे शूरवीरों को। एक विपरीत स्थिति में जाके सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी खड़ी करके हम्म, सीधा ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारा था। और ये शेरनी हम्म, आज इस तानाशाही रवैये को ललकारती है हर जगह। न डरे,
ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल, ये फाइनल जो कमेंट था, यही सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग राजनेताओं की सामान्य तौर पे तारीफ किसी की भी नहीं करते, लेकिन जो स्पिरिट है ना, लेकिन अगर वो दिखेगा तो करना पड़ेगा। नहीं, नहीं, और जिस ऐसा नहीं कि तरीके आशीष, ममता जी गलती नहीं करती, ऐसा नहीं करते। है गलती है। जब ममता जी गलती करते हैं तो हम उसका भी हाँ, बात करते हैं। हम तो एक बाहर बैठे हुए पत्रकार है जो चीजों को विश्लेषित करते हैं। सही तो सही, गलत तो गलत। हो सकता है ममता जी की विचारधारा मुझसे नहीं पटती, हम्म, हो सकता है शरद पवार की विचारधारा मुझसे नहीं पटती। शरद पवार के मैं बहुत क्रिटिक्स भी रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र में शरद से बड़ा नेता नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं, करना भी जरूरी है। क्योंकि मात्र उनके विचारों से मैं प्रेरित नहीं हूं, इसलिए मैं ये कहूं कि नहीं, अजित पवार पे 10 कमियां हो सकती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ किसको कहते हैं, ये अजित पवार ने शरद पवार से सीखा। आज वो पकड़ देवेंद्र फडणवीस की भी नहीं है, एकनाथ शिंदे की तो है ही नहीं। तो जिसमें जो यूएसपी है वो तो बोलेंगे, और गलती करेंगे तो आईना दिखाएंगे। तो आज का दिन तो ममता का दिन है। आज तो हाँ, ममता ने नीति आयोग में कितना अनैतिक काम होता है ये बताया। आज ममता ने इंडिया गठबंधन की सही नीति को रेखांकित किया। चलिए, इसी स्पिरिट की बात हमने की। ममता बनर्जी स्पिरिट अगर 10 साल से इस तानाशाही वाले रवैये के साथ चलने वाली सरकार के खिलाफ उसी के अंदाज में लड़ने की स्पिरिट दिखाई है लगातार, बार बार, हर बार, तो ममता बनर्जी ने दिखाई है। कल फिर मिलेंगे दोपहर में मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में किसी नए विषय के साथ जो ज्वलंत होगा उस वक्त का। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।